राठौर आपके लिए आज का मस्त वाला लेक्चर लेके आई हूँ। और आपको पता ही है कौन सा लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर समाप्ति की तरफ चल रहा है और ये भी ख़त्म हो जाएगा। किसी न किसी के तो दिन भरते ही हैं, इसके भी दिन भरने वाले हैं। चलिए, चैप्टर फ्लो आपको पता ही है और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वही पोषक चक्र से शुरू करने वाले हैं और उसमें हम करेंगे पोषक चक्रण और अवसादी पोषण चक्र शुरू करेंगे। उसमें कार्बन का चक्र देखेंगे, भंडारण और चक्रण कैसे होता है कार्बन का इस यूनिवर्स के अंदर, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, पोषण चक्रण क्या है या पोषक चक्रण क्या है? भाई रिसाइकलिंग है। ये जो हम पढ़ते हैं कि हमारे पास कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फलाना है, खनिज तत्व है, सोडियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये सब खत्म क्यों नहीं होते? क्यों खत्म नहीं होते ये? क्योंकि ये हमेशा क्या होते रहते हैं? रिसाइकल होते हैं। और इसी से हमें सीख लेनी चाहिए कि दुनिया में, इस प्रकृति में अगर आपको अच्छे से जीना है तो आपको रिसाइकलिंग की आदत डालनी चाहिए, है ना। जैसे कि हम बोलते हैं कि प्लास्टिक कभी रिसाइकल नहीं होता तो उसे यूज़ नहीं करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है लोअर क्लासेस में। तो यही जो है कि हमें ये सब जो है, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन हम कहते हैं 21% है, तो वो हमेशा 21% क्यों है? कार्बन 0.03% है, वो क्यों बनी रहती है? हालांकि हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रही है वो, जो कि नुकसानदायक है। नाइट्रोजन 78% है, क्यों बनी रहती है वो? क्योंकि ये अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं, साइकिल चलाते हैं कि कोई भी चीज़ अगर कहीं पे डिपॉजिट हुई है। और प्रकृति का ये नियम भी आपने पढ़ा है, ऊर्जा संरक्षण, आपने पढ़ा है द्रव्यमान संरक्षण, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी, कि ना तो हम किसी एनर्जी या द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं। ये सब सिर्फ क्या होती है? स्थानांतरित होती है। तो हमारे यूनिवर्स में इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे साइकिल्स चलते हैं, लेकिन सब साइकिल्स हमें यहाँ नहीं पढ़ने। कुछ साइकिल हम शायद 11th में पढ़ के आए हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल आपने 11th में पढ़ लिया है, पढ़ा होगा, पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारे जल चक्र तो भाई कब से ही पढ़ते आ रहे हो, है ना, पता ही नहीं कब पढ़ा है आपने। तो जो है आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ 2-3 स्पेशल साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है, सिर्फ उन्हीं को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पोषक चक्र क्या है? मृदा में विद्यमान पोषकों की मात्रा जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम आदि को स्थायी अवस्था के रूप में संदर्भित किया जाता है। हम कहते हैं कि ये पृथ्वी पर स्थायी रहते हैं। अब स्थायी का मतलब यहाँ पे मतलब है संतुलन से, कि मेंटेन रहनी चाहिए इनकी, और रहती है इनका परसेंटेज नेचर के अंदर। ठीक है, यह विभिन्न प्रकार के पारितंत्र में भिन्न भिन्न होती है, सब में भिन्न भिन्न होती है, तभी तो हमारा सबका वातावरण अलग है। यहाँ का, राजस्थान का वातावरण अलग है, थोड़ा सा आप उत्तर प्रदेश जाएंगे वहाँ का वातावरण अलग है, पंजाबियों में जाएंगे तो वहाँ का वातावरण थोड़ा सा और अलग है। तो एटमॉस्फेयर चेंजिंग का मतलब ही यही है, क्योंकि इनमें ये स्थायी तो है। भाई ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ 78% नाइट्रोजन है तो वहाँ पे 80 है, वो मतलब नहीं है। मतलब है कि इन्वायरमेंट में थोड़ा चेंज है तो 0.2, 0.1 का थोड़ा सा जो है वो क्या चलता रहता है, डिफरेंस चलता रहता है, और यही पर्यावरण परिस्थिति को बताता है। पारितंत्र में भिन्न भिन्न होती है और साथ में मौसम पर भी आधारित होती है। अब मौसम खुशनुमा है जहाँ पे, है ना, बर्फ गिर रही है ठंडी ठंडी, बढ़िया बढ़िया, तो वहाँ पे भाई सारी चीज़ें, गैसेस वगैरह, पानी जमी हुई अवस्था में मिल रहा है, हमें मिल तो रहा है पानी लेकिन जमी हुई अवस्था में मिल रहा है। कुछ एयर में बहुत कम है, मॉइस्चर ज़्यादा है। अभी राजस्थान में आ जाओ, बर्फीली हवाएं तो नहीं चलेंगी यहाँ पे, धूल भरी आंधियाँ चलेंगी, है ना, जिसमें पानी की बहुत कमी होगी। तो ये जो है मौसम पे भी डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम इनको देखें तो इनकी जो सिचुएशन है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी, स्थायी। स्टैंडिंग अवस्था भी कहते हैं इसको, है ना, हो सकता है आप किसी बुक में पढ़ें ऐसा। पारितंत्र में पोषक तत्व कभी समाप्त नहीं होते। ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी आज कार्बन निकल नहीं रहेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कहते हैं कि चक्र चलता रहता है। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे सनलाइट है, हम कहते हैं कि सनलाइट कभी ख़त्म नहीं होगी, है ना, और हम उसको उसमें भी गिनते हैं।
रिकरेंट सोर्सेस में भी गिनते हैं कि कभी खत्म नहीं होंगी ये हमेशा इनका चक्र चलता रहेगा और चलता रहेगा। कुछ चीजें ऐसी भी है जो खत्म हो जाती है, लेकिन खत्म हो जाती है, जैसे हम कहते हैं पेट्रोल खत्म हो जाएगा, लेकिन वो भी हम पेट्रोल ऐसा नहीं है कि रिसाइकिल नहीं हो रहा, पेट्रोल हो रहा है, उसका भी चक्र चलता है, लेकिन उसका चक्र का टाइमिंग बहुत ज्यादा है। ऐसा कहते हैं कि 500 साल लगते हैं पेट्रोल बनने में, इसलिए हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चक्र तो उसका भी चल रहा है, लेकिन वो हम कहते हैं खत्म हो जाएगा अगर हम उसे प्रॉपरली यूज नहीं करेंगे। पारितंत्र से पोषक तत्व कभी समाप्त नहीं होते तथा अनंत काल तक बार बार चक्रित होते रहते हैं। पोषक तत्वों के किसी तंत्र के विभिन्न घटकों के गुजरने को पोषण चक्रण कहते हैं। ये रही परिभाषा। पोषक तत्वों के किसी पारितंत्र यानी इकोसिस्टम के विभिन्न घटकों से गुजरने को पोषण चक्रण कहते हैं। मतलब क्या हुआ भाया? मतलब ये कि जैसे पानी हमने देखा है ना, पानी से ही लेते हैं क्योंकि कार्बन तो अभी हम पढ़ेंगे, अभी से उजागर नहीं करती आपको। जैसे पानी का हम चक्रण करते तो कहते हैं पानी जो है बादलों में रहता है, वहां से नीचे आता है, तो एक घटक तो ये हो गया कि पानी बादलों में आसमान में रह रहा है। फिर जमीन पर गिरता है तो दूसरा घटक हो गया हमारा जमीन, कि जमीन के अंदर भी रहता है। जमीन से ये पौधों में चला जाता है, तो तीसरा घटक हम बोलेंगे कि पौधे हैं, तीसरा घटक उसके अंदर जाता है। फिर पौधों को हम खौखड़े जब खा जाते हैं, डेंजरस पीपल, ठीक है, तो हम में चला जाता है, तो हम में भी कुछ एक घटक हम भी है। जब हम डेड हो जाते हैं या हमसे वो जल किसी और रूप में बाहर आ जाता है, चाहे उत्सर्जित पदार्थ के रूप में ही क्यों ना हो, तो फिर वापस जमीन में चला जाता है एक और घटक। फिर ये इवेपोरेशन होता है, जल चक्र पढ़ा है ना सबने, और फिर से बादल बन जाते हैं। तो ये विभिन्न घटकों में मिल रहा है हमें। तो किसी भी पोषक तत्व का विभिन्न घटकों से होकर गुजरना क्या कहलाता है? पोषक चक्रण। समझ गए? साइकिल चल रहा है और हर का कोई स्टेप है, कहीं ना कहीं से वो स्टेप में किसी में वही पासिंग बॉल इधर से उधर पास होते 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 वापस कहाँ आ रहा है? अल्टीमेटली अपनी पोजीशन में आ रहा है। ये परिभाषा है, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट है पोषक चक्र को जैव भू रासायनिक चक्र भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखें, बायो जियोकेमिकल साइकिल, ठीक है। आपको पूछ ले बायो जियोकेमिकल साइकिल या जैव रासायनिक चक्र को समझाइए, वहां पे ऐसी ये तो पढ़ा ही नहीं, ये कहां से आया है? ऐसा नहीं सोचना है। जैव भू रासायनिक चक्र को ही पोषक चक्रण भी कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पोषक चक्रण दो प्रकार के होते हैं। पहला है गैसीय चक्र, नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, जो विभिन्न प्रकार की गैसों का साइकिल है, गैसों से चक्रण चल रहा है, रिसाइकलिंग हो रही है। अवसादी, ये आपके आएगा परपट्टी से युक्त, यानी क्रस्ट से, अर्थ से, धरती से। धरती पर जो जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर जो चीजें मिल रही है, कोई कैल्शियम है, पोटेशियम है, कार्बन है ना, ये सारी चीजें, फॉस्फोरस है, कार्बन तो खैर गैस में आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा? कार्बन धरती पे भी रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन गैसियस वाले में हम इसको पढ़ेंगे। तो इनमें मिलेंगे अवसादी प्रकार के, अवसादी चट्टानें पढ़ी होंगी आपने, यहाँ पे वो मतलब नहीं है, यहाँ पे अवसादी का मतलब है क्रस्ट से, धरती से, जमीन के अंदर जो साइकिल चलते हैं उनकी बात करेंगे। और ये तो गैस ही है, ये तो वायुमंडल में चलेंगे। हालांकि दोनों एक दूसरे से कंट्रीब्यूट रहेंगे, ऐसा नहीं है वायुमंडल में तो वायुमंडल में ही रहेगा, लेकिन मेन सोर्स उसका वायुमंडल है, ऐसा समझ के चल सकते हैं, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, वाटर साइकिल है, जनरली ये कहाँ चलते हैं? ऑक्सीजन साइकिल है, ये सब वायुमंडल में चलेंगे। अब बात कर लेते हैं गैसीय पोषण या पोषक चक्रण की। तो गैसीय पोषण चक्र, देखो ये पोषण और पोषक एक ही चीज है, क्योंकि इंग्लिश में तो भाई न्यूट्रिएंट ही है, वो कहीं जगह पोषक लिखा हुआ है, कहीं जगह पोषण लिखा हुआ है। पोषक चक्रण में भंडारण वायुमंडल होता है, यह पोषक जल मंडल में भी स्थित हो सकता है। अभी मैंने कहा भाई वाटर साइकिल है तो भाई पानी में ही रहेगा, लेकिन कभी ना कभी वो गैस फॉर्म में भी आता है, इसलिए उसको वायुमंडल और जल दोनों का मिला के गैसीय चक्र होता है। ऐसा समझ लो कि ऐसा नहीं है कि आपने तो एक तो गैसी बना दिया, एक आपने जमीन वाला बना दिया, बेचारे जल वाले कहाँ जाएंगे, पानी कहाँ जाएगा? तो वो भी गैसीय अवस्था में आता है किसी न किसी स्टेज में,
ठीक है। तो इसमें वायुमंडल भी होता है, आप जलमंडल वाले चक्रण भी इसके अंदर ले सकते हैं। नाइट्रोजन चक्र व कार्बन चक्रण के लिए भंडारण वायुमंडल होता है। नाइट्रोजन चक्र हमने क्लास 11th में पढ़ा है। नाइट्रोजन से अमोनिया, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, नाइट्रेट से जमीन में नष्ट, नष्ट से वापस नाइट्रोजन, है ना, उससे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और बहुत सारी चीजें जो बनती है, जिसको हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कहते हैं। कार्बन साइकिल आपको अब पढ़ना है क्लास 12th में, ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। अवसादी चक्रण क्या होते हैं, जो पृथ्वी की अर्थ से रिलेटेड है, ठीक है, क्रस्ट से। अवसादी पोषण चक्र में भंडारण धरती का पटल, पटल का मतलब क्रस्ट, है ना, पृथ्वी की आपको पता ही है लेयर्स है, ऊपर वाली को हम क्रस्ट कहते हैं, है ना, फिर कोर कहते हैं, इसको मेंटल कहते हैं। ये सारी लेयर्स होती है। तो ऊपरी लेयर पे जो क्रस्ट लेयर है उस पे जो भी हमें मिल रहा है उसका साइक्लिंग कैसे चलता है, उसके बारे में हम इस अवसादी वाले में पढ़ेंगे। जैसे कि फॉस्फोरस और सल्फर, हमें कौन सा पढ़ना है, फॉस्फोरस पढ़ना है। आपको कार्बन और फॉस्फोरस दो साइकिल पढ़ने हैं, गैसीय में कार्बन पढ़ना है और अवसादी में फॉस्फोरस पढ़ना है। आज शुरू जो हम करने वाले हैं वो कार्बन वाला करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके इसमें है, उसको देख ले। पोषक के पारितंत्र में मुक्त अवस्था में आने या अंतर्वाह तथा इसके स्थिर हो जाने तथा भंडारण में जमा हो जाने, जैसे कि बहिर्वाह कहते हैं, में हुए असंतुलन के कारण होता है। अब ये दो टर्म आप समझ लो, आपकी एनसीईआरटी में ये लाइन दे रखी है, इसका मतलब क्या है समझो। अंतर प्रवाह, अंतर प्रवाह को हम बोलते हैं इनफ्लक्स। ये जो चक्र चल रहा है उसके अंदर किसी चीज का या जो जिसके भी चक्र की बात कर रहे हैं उन खनिज तत्वों का आ जाना क्या कहलाता है, अंतर प्रवाह। अगर कोई साइकिल है उसमें कोई जैसे कार्बन साइकिल चल रहा है तो कार्बन का आना क्या हो जाएगा, अंतर प्रवाह या इनफ्लक्स। अब वो कैसे आ सकता है, तो उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन इस साइकिल में नाइट्रोजन जो है बैक्टीरिया द्वारा आ जाती है ना, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जिसमें क्या करते हैं बैक्टीरिया जो हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। एक ये हो गया। और क्या हो सकता है, जीवों का जो है नष्ट होकर मिलना, जीव नष्ट होंगे तो उसमें कार्बन वार्बन जो भी होगा वो सब धरती के अंदर वापस मिल जाएगा नष्ट होते ही। तो इनफ्लक्स का मतलब होता है अंदर आ जाना, है ना, चीजों का इनकॉर्पोरेट होना, लिखा हुआ था वहां पे इंग्लिश में। और बहिर्वाह यानी कि जाना, उस चीज का जाना, जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, इस चक्र से कम कर रहे हैं, हालांकि वो वापस मिलेगी, लेकिन अभी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या कर रहे हैं, एक्स फ्लक्स कर रहे हैं, ठीक है, ई फ्लक्स कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, बहिर्प्रवाह कर रहे हैं, वहां से निकाल रहे हैं, उसको अवशोषित कर रहे हैं। प्लांट जो है नाइट्रोजन को अवशोषित करके अपने अंदर के कंपाउंड बना रहे हैं, कार्बनिक यौगिक बना रहे हैं, तो हम ये चक्रण से बाहर निकाल रहे हैं। और जब हम मर जाएंगे तो वापस चक्रण में अंतर प्रवाह हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चक्रण चलते हैं इसका मतलब इसका क्या है, ये असंतुलन है कि किसी चीज का चक्र में जाना और किसी चीज का चक्र से बाहर आ जाना, इन सब असंतुलन के कारण ही ये चक्रण चलते हैं। इनमें जब थोड़ा सा भी इम्बैलेंस होगा तो वापस बैलेंसिंग की सिचुएशन आ जाएगी, उसके लिए साइकिल चलेगा, ठीक है। अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत कम हो गई तो भाई प्लांट रेस्पायर नहीं कर पाएंगे, है ना। हमारे लिए तो चलो आप सोचोगे कि भाई जब कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ही बुरी है तो 0.03 रखने की भी क्या जरूरत है, भाई कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट भी तो ले रहे हैं, उनको नहीं चाहिए क्या। तो एक मेंटेन आपको बना के रखना पड़ेगा, एक मेंटेनेंस आपको इन्वायरमेंट में बना के रखना पड़ेगा। जब ये मेंटेनेंस नहीं होगा तो ये असंतुलन का कारण बनेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पारितंत्र या कार्बन चक्र की, ठीक है। कार्बन साइकिल कैसे चलता है, देखो इस पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी लिविंग थिंग है, जो कुछ भी जितने भी सजीव आप देख रहे हैं अपने आसपास, सजीव क्या मैं तो कहूंगी निर्जीव भी, लेकिन सजीव भी देखें तो सजीव में भी
सबसे ज्यादा कंपाउंड का कोई एलिमेंट आपको मिलता है तो वो कार्बन मिलता है। कर लो पुरानी अपनी याददाश्त को एक बार रिवाइज, क्या नहीं पढ़ा आपने एनिमल्स के अंदर या लिविंग थिंग्स के अंदर? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, डीएनए, आरएनए, सब में कार्बन भरा पड़ा है, सब में। कोई भी शायद लिविंग थिंग का बहुत कम ऐसे एलिमेंट होंगे जिसमें कार्बन नहीं होगा। दूसरी चीजें भी होंगी लेकिन कार्बन तो होगा ही होगा। चेन बनाने में, कोई कंपाउंड बनाने में कार्बन और हाइड्रोजन के बिना तो कोई कंपाउंड बनता ही नहीं है। ग्लूकोज, सुक्रोज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, सब जगह कार्बन है। डीएनए का पेंटोज किससे बनी हुई है? कार्बन रिंग है, ठीक है। तो कार्बन हर जगह मौजूद है और इस कार्बन का साइक्लिंग होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि तभी कार्बन मेंटेन रह पाएगी। तो इसके लिए क्या चलता है प्रकृति में? कार्बन चक्र चलता है। बहुत इजी है। आप में कार्बन आया, यहीं से शुरू करते हैं। आप सड़ेंगे, मिट्टी में मिलेंगे तो कार्बन जमीन में चला जाएगा। जमीन से पौधे उसे लेंगे या कुछ चट्टानों के द्वारा पानी में चला जाएगा। पानी से इवेपोरेट होके पानी से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीजें गैसीय अवस्था में ऊपर चला जाएगा। कोई चीज आप जलाओगे उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वायुमंडल में मिल जाएगा। पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, फिर से अपने अंदर डाल लेंगे। हम उन पौधों को खा लेंगे, हम हमारे अंदर डाल लेंगे। तो ये सारा साइकिल जो है वो कैसे चलता रहेगा? अलग अलग वे में चलता रहेगा और बैलेंस बनता रहेगा। हालांकि उस बैलेंस को हमने चुनौती दे दी है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग करते जा रहे हैं और उसके परिणाम भी आप देख रहे हैं या नहीं? आपको तो फील भी नहीं होता। भाई अभी कितनी गर्मी पड़ती है, इतनी गर्मी पहले नहीं हुआ करती थी। 55 डिग्री के आसपास कई जगह टेम्परेचर पहुंच रहा है। जहाँ पे कभी 30, 35, 40 हुआ करता था, आजकल 55 डिग्री के आसपास की गर्मी हो जाती है। ये क्या है? ये सब ग्लोबल वार्मिंग है। कार्बन को जीवन का आधार माना जाता है। अभी मैंने कहा सब जगह कार्बन ही कार्बन है ना? जहां देखो वहां कार्बन है। कोई रोमांटिक सी शायरी इसके लिए। कार्बन किसी जीव के शुष्क भार का 49% जो है भाग बनाता है। एक तरह से 50 मान लो, 50% भाग आपकी बॉडी में कार्बन है। जीवों में जल के बाद कार्बन की ही सर्वाधिक मात्रा है। जीवों में हम बोलते हैं कि वाटर सबसे ज्यादा होता है। हम बोलते हैं कि हमारे शरीर का 70% पानी है बॉडी वेट का, है ना? अब आप बोलोगे 70, 40 नहीं, भाई वो बॉडी वेट के हिसाब से है ना। 40 से 70 बोलते हैं क्योंकि किसी अगर प्लांट को देखें तो किसी प्लांट में पानी कम होता है। वाटरमेलन में 90% पानी होता है। तो हम एक एवरेज लेके चलते हैं कि 40 से 70% पानी होता है लिविंग थिंग का, ओवरऑल अगर हम बात करें। उसके बाद कार्बन का नंबर आता है। अब इसका भंडारण कैसे होता है? रिजर्वर्स क्या है, मतलब कार्बन आती कैसे है इन्वायरमेंट के अंदर, जिसको हमने कहा अंतर प्रभाव कैसे होता है, कैसे कार्बन इनकॉर्पोरेट होती है वायुमंडल के अंदर। तो उसको हम भंडारण 2 स्टेप्स में पढ़ेंगे इसको। कार्बन की कुल वैश्विक मात्रा में 71% कार्बन महासागरों में घुलित अवस्था में पाई जाती है। आपके जो ओशियन है उसमें 71% कार्बन घुली हुई है। और अगर आपको क्लास 11th की कहानियां याद आ रही हो तो हम कहते हैं कि शैवाल, एल्गी जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का 50 से 70% जो है कार्बन को स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। 50% है ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, कि 50% कार्बन को वो फोटोसिंथेसिस करके स्थिरीकरण करते हैं। स्थिरीकरण मतलब जो वायुमंडल में जल में कार्बन महासागरों में घुली हुई है उसको स्थिरीकरण करके अपने अंदर लेंगे, तभी तो दूसरे लेवल पे जाएगी, वो दूसरे पोषक तत्वों में जाएगी जब लोग उसको खाएंगे या दूसरे उसको खाएंगे। तो 71% कार्बन तो महासागरों में घुली हुई है। वहां से कहाँ जाएगी ये? वहां पे जो जीव जंतु रहते हैं, स्पेशली प्लांट्स, क्योंकि वही है हमारे दाता जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैच करने की पावर रखते हैं। हम तो भाई छोड़ते हैं सिर्फ, है ना, लंबी लंबी, हमें लेने की आदत नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो एल्गी है, जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, जो प्लांट है ओशियन के अंदर, वो फोटोसिंथेसिस करके इस कार्बन को क्या करते हैं? अपने अंदर समाहित करते हैं, अपने यौगिक बनाते हैं। ठीक है। वायुमंडल में कुल वैश्विक कार्बन की मात्रा का केवल 1% स्थित है।
वायुमंडल में तो भाई एक ही है, हम बोलते हैं ना 0.03% बोलते हैं। ये कह रहा है कि पूरी इस दुनिया में जितनी भी कार्बन है उसका तो सिर्फ 1% है ये 0.03%। ठीक है, वैसे तो वायुमंडल में 0.03% है, लेकिन इसके कहने का ये मतलब है कि कुल वैश्विक कार्बन का, इस यूनिवर्स में जितनी भी कार्बन है, वो महासागर भी मिला लो, उसमें एनिमल के अंदर जितनी कार्बन है, प्लांट के अंदर जितनी कार्बन है, उन सब का सिर्फ 1% जो है वो वायुमंडल में है, और वो कितना है 0.0। ये तो वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का है, कार्बन का भी नहीं है ना, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो ये 1% ही सिर्फ वायुमंडल में घूम रहा है कार्बन का, बाकी सब तो स्थिरीकरण किया हुआ है, बॉडीज के अंदर है। ठीक है, वह जीवाश्म ईंधन भी कार्बन के भंडारण का प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः कोयले में स्थित कार्बन, ग्रेफाइट, पेट्रोलियम कार्बन के भंडार है। कैसे बनते हैं ये पढ़ा होगा आपने क्लास 8th की एनसीईआरटी के अंदर, कि जीव जंतु जब मर जाते हैं, पेड़ पौधे, तो ये धंसते जाते हैं जमीन में, धंसते जाते हैं, 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 और फिर एक ऐसा समय आता है कि इनकी कार्बन जो है वो पूरी तरह से हाई प्रेशर, उच्च दाब और उच्च ताप पे, जमीन के अंदर बहुत टेम्परेचर होता है, किसमें परिवर्तित हो जाती है, कोयला, पेट्रोल, ग्रेफाइट, इन सब में परिवर्तित हो जाती है इनके अंदर जो कार्बन होती है, और फिर यहीं से हम पेट्रोल, डीजल और बाकी जितने भी सब्सटेंस है, गैसेस, वो निकालते हैं। तो एक और भंडारण कहाँ है हमारे पास, जमीन के अंदर। ठीक है, हालांकि हम इसको गैसीय चक्र में पढ़ रहे हैं, लेकिन हम तो बात करें कहाँ कहाँ कार्बन है, इसीलिए हम इसका उदाहरण ले रहे हैं कि जमीन के अंदर भी कार्बन के भंडारण है, जो बाद में बाहर आते हैं या निकाल लिए जाते हैं या प्लांट के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब ये रिसाइकल कैसे होता है कार्बन, ये तो थे भंडारण, कहाँ कहाँ कार्बन है, एक तो वायुमंडल में है, महासागरों में है, और जमीन के अंदर है। ठीक है, किस फॉर्म में, पेट्रोल और इनकी फॉर्म में। अब इसका रिसाइकलिंग कैसे होता है, कार्बन चक्र में वायुमंडल, सागर, जीवित व मृत जीवधारी शामिल है। ठीक है, कौन करता है कार्बन चक्र को, कौन, एक तो वायुमंडल आएगा इसके अंदर, सागर क्योंकि उसमें भी है, जीवित और मृत जीवधारी, सभी इस रिसाइकल को कंप्लीशन करने में सहयोगी है। जीवधारियों में अधिकांश कार्बन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से प्रवेश करती है, वायुमंडल से उनमें ही है लेने की ताकत, हम में तो है नहीं। ठीक है, तो वही करेंगे। एक अनुमान के अनुसार जीव मंडल में ही, भाई ये क्वेश्चन है नीट का, इसको हल्के में ना जाने दें, बायोस्फीयर के अंदर 4 × 10⁻13 क्रिया यानी किलोग्राम कार्बन का प्रति वर्ष प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्थिरीकरण होता है। और कौन करता है ये वही महासागरों में रहने वाले प्लांट, जमीन पर रहने वाले प्लांट, जो भी CO2 फोटोसिंथेसिस जो भी करते हैं, वो 4 × 10⁻13 किलोग्राम प्रति ईयर यानी कि एवरी ईयर जो है वो क्या करते हैं, CO2 का फिक्सेशन करते हैं। जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ढूंढ घुली हुई है, उसको पकड़ पकड़ के कैच करते हैं। ठीक है, चलिए हमारे लिए, फिर हम उनको खा जाते हैं, खाओ-खोड़े। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बने कार्बनिक पदार्थ पौधे, जो कि उत्पादक है हमारे, और उपभोक्ता को स्थानांतरित हो जाते हैं। पहले तो प्लांट बनाते हैं जो हमारे उत्पादक हैं, फिर हम खाओ-खोड़े कंज्यूमर्स और दूसरे जानवर भी, है ना, क्या करते हैं, इसको कंज्यूम कर लेते हैं, हम में आ जाता है। कार्बन की एक उल्लेखनीय मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उत्पादक और उपभोक्ता के द्वारा किए गए श्वसन में मुक्त होती है। फिर जब हम रेस्पायरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस कहाँ चली जाती है, वायुमंडल में। या फिर जब हम डेड हो जाएंगे तो हमारा अपघटन हो जाएगा, प्लांट डेड हो जाएंगे, उनका डिकम्पोजिशन अपघटन हो जाएगा, तो कार्बन वापस सॉइल के अंदर मिल जाएगी। और कहाँ से, कोई चीज जल रही है, दहन हो रहा है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, तो रिसाइकल इस तरह से चलता रहता है। पेड़ पौधे और जंतुओं के मृत शरीर, मल मूत्र जिसमें कार्बन यौगिक एकत्रित होते हैं, सूक्ष्म जीवों का अपघटित कर देते हैं। ठीक है, जो भी मलमूत्र है उसमें भी क्या होगी,
कार्बन डाइऑक्साइड। बताऊं कहाँ? यूरिया। चलो अपनी एग्जांपल ले लेते हैं। यूरिया का फॉर्मूला क्या है मैडम? शायद सही हो ये, एक बार याद तो है मुझे, हिसाब से तो सही है। यूरिया, कहने को यूरिया है लेकिन इसमें भी कार्बन है। तो जब आप यूरिन सिक्रीशन करते हैं, अमोनिया बाहर, अमोनिया में तो खैर अमोनिया ही होता है, यूरिया सिक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं, सब में कार्बन है। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आप अपनी बॉडी से कार्बन भी बाहर निकाल रहे हो। मल मूत्र की सिचुएशन में, चाहे रेस्पिरेशन कर रहे हो तब कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो। तो ये सब क्या है? ये साइकिल है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है। लकड़ी के जलाने, जंगली आग, जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन मतलब वही पेट्रोल, डीजल, ये सब जीवाश्म ईंधन है ना, हमारे फॉसिल फ्यूल्स है। फॉसिल के नीचे जाने की वजह से, फॉसिल फ्यूल तो समझते हैं, जीवाश्म ईंधन अभी मैंने आपको समझाया, मरी हुई चीजें जमीन में दबती जाती है तो वो क्या होती है? फॉसिल बन जाती है। तो इससे जो फ्यूल बना है, कोयला, पेट्रोल, ये सब फॉसिल फ्यूल है। जलने के कारण कार्बनिक सामग्री, ज्वालामुखी क्रियाएं आदि अतिरिक्त स्रोतों द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास सोर्सेज है जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीव कर देते हैं। एक रफ डायग्राम बना दे, शायद आपकी बुक में दे भी रखा है। क्या है भाई? सबसे पहले CO2 जो है हम कहते हैं कहाँ पे गई? प्लांट में, है ना, ये जमीन है। ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा रफ। ये किससे गई है? प्रकाश संश्लेषण से। ऐसे आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, प्रकाश संश्लेषण हुआ, चाहो तो बना लो। प्रकाश संश्लेषण हुआ, इसको किसने खाया? इसको गाय ने खाया, 2 सिंगड़े वाली, है ना। आप ढंग से बना लेना गाय, मैं तो ऐसे ही रफ बना रही। गाय ने खाया और हमने भी खाया है भाई, इंसान भी बना दो एक, है ना। ये क्या होगा? खाद्य श्रृंखला में चले गए। अब ये खाद्य श्रृंखला में चले गए, इससे जो मल मूत्र बना, गोबर, है ना, मल मूत्र, इससे कार्बन कहाँ चली गई? जमीन में चली गई। जब ये डेड हो जाएंगे, ये मृत हो गए, तो कार्बनिक पदार्थ जो है वो भी सड़ेंगे, तो कार्बन आ जाएगा वापस जमीन में। और क्या हो रहा है? महासागर, इधर एक पानी बना लो, इसमें कितनी कार्बन घुली हुई है? 71% कार्बन इधर घुली हुई है। इधर कौन है? इधर भाई हमारे बहुत सारे पौधे हैं जो जल में रहते हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स है ना, इस तरह से छोटे छोटे बेचारे जीव जो प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। फिशेस भी हैं कुछ जो रेस्पिरेशन कर रही है, ये भी मृत होंगी। ये मृत होगी तो ये भी कहाँ जाएगा अल्टीमेटली? ये क्या बना देगा? जीवाश्म ईंधन बना देगा। और जीवाश्म ईंधन, ये भी जब मृत होंगे तो ये भी क्या बना देंगे? जीवाश्म ईंधन बनाएंगे, सॉइल के अंदर भी मिक्स कर देंगे। इधर से ये दहन, आग लग रही है ना, जंगलों में दहन हो रहा है, उससे क्या हो रही है? CO2 वापस रिलीज हो रही है। तो कुछ ऐसा ही आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं कार्बन चक्र को। ठीक है, क्या है ये? कार्बन चक्र। थोड़ा सा अच्छा सा बना लेना आप, मैंने गंदा बनाया है। ठीक है, चलो, तो यही था कार्बन चक्र। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फॉस्फोरस चक्र, और इसके बाद जो है फिर कुछ 1-2 और टॉपिक बचे हैं और फिर चैप्टर खत्म। तो क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।